वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आ जाइए सब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, तो अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट अमन, आर्यन, ध्रुव, कृतिका, महक, मयंक, सृष्टि, स्वयं, ठीक है, ऑलमोस्ट दिख रहे हैं सब मुझे जो पिछली क्लासेस में थे। ऋतिका, वीडियो सब ऑन रखेंगे। अच्छा, आ जाइए सब। कर लेते हैं स्टार्ट, आ ही गए सब हम। ओके, ठीक है, चलिए सबको गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने डिमांड शुरू कर लिया था, ओके, और उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में जो हमने किया था बेटा, वो हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड था, ठीक है, जिसमें हमने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबकी हमने डिस्कशन कर ली थी एक बार, क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल डिमांड के और मार्केट डिमांड के, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ओके। लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही देखा था, एक जनरल रिलेशन जो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा यही कहता था, इसका भी डिस्कशन हो गया था। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे जो हमारे रीजंस थे, ठीक है, हमने उसकी भी डिस्कशन कर ली थी बेटा। हमारे मेनली 3 डिस्कशंस जो थे उसमें रीजंस थे वो यही थे आपके, कि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है हमारा, दैट इज व्हाई जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी था, कि प्राइसेस जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको। इसीलिए जो पुराने गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो उसके रीजंस हैं, ऐसे ही नहीं प्राइसेस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है, उसको कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं। तो वही था हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। बेटा हमने देखा था कि प्राइसेस अगर बढ़ा दो तो लोगों की इनकम पे इफेक्ट हो जाता है ना, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये जो प्राइस से हमें डिमांड पे पहुंचना है नेगेटिव रिलेशन का, उसके बीच में कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें लेके जाते हैं वहां, ठीक है। कि हमने अगर प्राइसेस कम किए, प्राइसेस कम करने से क्या होगा, इनकम ज्यादा बचेगी। अब पहले ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, अब हमें पॉकेट मनी कम देना पड़ेगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो जब किसी गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी इनकम है, ठीक है, उसमें परचेजिंग पावर हमारा बढ़ जाता है, कि अब हम ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं उसको, तो इसीलिए डिमांड बढ़ जाता है। तो ये रीजंस थे हमारे कि क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ओके। मेन ये 3 रीजंस थे, बाकी तो 2-3 एडिशनल थे, तो बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे कि कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस जो सबसे ज्यादा आपका फेमस एग्जांपल है एक्सेप्शंस में, वो आपका गिफन गुड, ठीक है। तो गिफन गुड की बात हमने कर ली थी कि भाई गिफन गुड्स ऐसे इंफीरियर टाइप के गुड्स होते हैं जिसकी अगर हम प्राइसेस बढ़ा दें तो डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइसेस कम कर दें तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ गुड्स होते हैं, उसकी हमने डिस्कशन कर लिया था, ज्यादा डिटेल में ना जाके हम आगे बढ़ेंगे अब। और कुछ ऐसे था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था, वेबलिन गुड्स था, ठीक है। शॉर्टेज जब हो जाती है, जब हमें लगता है कि शॉर्टेज हो जाएगी फ्यूचर में, तो हम अभी ही बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, नो मैटर प्राइस क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके के थे, फैशन रिलेटेड गुड्स थे, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज थी हमारी जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, कि आप ये बोल दो प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी, नहीं।
इनके प्राइसेस बढ़े तो डिमांड नहीं कम होगी, या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। ओके, ये होगा बेसिकली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, अब देखो डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या है, चेंजेस पॉसिबल है डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व फिक्स तो नहीं रह सकता कि ये प्राइस है, इस पे इतनी क्वांटिटी आप कॉन्टिन्यूसली खरीदते जाओगे, और कोई चांसेस ही नहीं है कि उसके प्राइसेस बढ़ेंगे भी। ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता कि जिसके प्राइसेस बढ़े ना या जिसके प्राइसेस घटे ना, ठीक है, फ्लक्चुएशंस तो होती रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे तो फिर डिमांड भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। पर थिंग इज दैट कि जो चेंजेस है वो डिमांड में किस तरीके से हो सकते हैं। ये जो हम बोलते हैं ना फेर बदल कर रहे हैं हम डिमांड में, क्योंकि प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से बदला जाएगा डिमांड पर। तो अब हमें वही देखना है कि हम किस तरीके से बदल सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं। तो मेनली हमारे पास दो टाइप के जो चेंजेस हैं वो पॉसिबल हैं डिमांड कर्व में। तो किसी को पता है कि ये दो टाइप के चेंजेस कैसे हो सकते हैं डिमांड कर्व में? एनीवन? Expansion or contraction? Very good. Expansion and contraction. It is a sub part of your main topic. Okay. Main जो है हमारा तरीका वो है आपका ये बेसिकली आपका मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हो सकता है डिमांड कर्व में एंड शिफ्ट हो सकता है। तो the thing which you have right now said that expansion and contraction, it comes into the movement in the demand curve. Okay. तो जो चेंजेस है ना बेटा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो डिमांड कर्व मूव करेगी। मूव करने का मतलब क्या है, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, इस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। और शिफ्ट में क्या होता है, एक नया डिमांड कर्व मिल जाता है। ओके, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था ना वो शिफ्ट होके या तो आगे आ जाएगा या फिर वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है, जिसे हम राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के नाम से भी जानते थे। यू गाइज माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसका आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम मूवमेंट पहले समझेंगे फिर शिफ्ट समझेंगे, ठीक है। कोई बताएगा मूवमेंट कब होता है डिमांड कर्व में? मूवमेंट कब सर कहलाएगा? जब प्राइस हमारे यस। सर हमारे प्राइस जब बढ़ेंगे या घटेंगे। तो हमारा क्या होगा? मूवमेंट। करेक्ट, मूवमेंट होगा। तभी हम जो मूवमेंट है ना डिमांड में उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ओके, और आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि क्वांटिटी डिमांड कब होता है चेंज, जब सिर्फ प्राइसेस में चेंज होंगे। किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जब प्राइस बदल जाती है तो उसकी वजह से डिमांड नहीं बदलता, क्वांटिटी डिमांड बदलता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक एग्जैक्ट नंबर है, उसकी वजह से मैं ये मेजर कर सकता हूँ कि भाई इतने प्राइसेस बढ़ाए तो कितना परसेंट हमारा डिमांड कम हो सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड है। तो इसीलिए जो हमारा मूवमेंट है ना वो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के उससे समझेंगे। तो एक चार्ट बना लेते हैं, सारी डिस्कशन उसी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ चार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। स्टार्ट जो होगा ना मूवमेंट का टॉपिक वो हमेशा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा क्वांटिटी डिमांड बदल रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अकर्स ड्यू टू change in price, occurs due to change in price of a commodity or of a good, ठीक है। तो भैया ये क्वांटिटी डिमांड क्यों बदल रहा है, क्योंकि गुड्स के प्राइस बदल रहे हैं, इस वजह से क्वांटिटी डिमांड भी बदल रहा है, ठीक है। प्राइस बदले तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बदली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे? ओके, मतलब ये तो हमने बता दिया कि चेंज हो रहा है, बट लेकिन किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, घटेंगे, बढ़ेंगे, शिफ्ट होगा, क्या हो सकता है।
तो ये क्या करता है, जो प्राइसेस है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बदल रहा है, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट along the same demand curve। बात को समझो, वर्ड हाईलाइट करना, सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व। तो प्राइसेस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड बदल जाता है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे, कि मूवमेंट होने लगती है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व का मतलब क्या है, डिमांड कर्व वही रहेगा जो ओरिजिनल था, नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा, नया डिमांड कर्व आपका शिफ्ट में बनता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड कर्व सेम रहेगा, तो इसमें डिमांड कर्व सेम है तो हम उसी डिमांड कर्व को लेके या तो ऊपर जाएंगे या फिर वो डाउनवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है इसमें, वही बात है कि अगर मूवमेंट पॉसिबल है तो किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आगे हमें वही देखना है कि बेटा मूवमेंट ना दो तरीके से होता है, मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। हम मूवमेंट अपवर्ड्स जा रहे हैं या डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, नॉर्मली यही कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, या तो डिमांड कर्व ऊपर की ओर जा रहा होगा मूवमेंट, या फिर डाउनवर्ड्स हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनता है कि आप मुझे बताओ, अगर आपका जो डिमांड कर्व है वो अपर मूवमेंट दे, ऊपर की ओर डायरेक्शन पे जाए, तो वो हमारा डिमांड बढ़ना कहलाता है या डिमांड घटना कहलाता है? कम होना। चैट बॉक्स में आप लोग लिख दो, यहाँ पे वॉइस कभी कभी ना किसी की क्लियर नहीं आ पाती है। तो व्हाट डू यू से, जो अपवर्ड मूवमेंट है हमारा, अपवर्ड मूवमेंट, उसमें हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना? वेरी गुड कृतिका, महक ठीक है, वेरी गुड रितिका, ठीक है। ऋतु, ओके, ऋतु ने अपोजिट बोला, यस, ठीक है महक। नहीं ऋतु, डिमांड बढ़ना नहीं कहलाता, तभी मैंने ये पूछा क्वेश्चन कि अपवर्ड मूवमेंट से आप लोग समझ लोगे कि बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अब लाइफ में एक इंसान ऊपर की ओर जा रहा है तो हम समझते हैं कि भाई वो प्रोग्रेस कर रहा है। अब डिमांड कर्व ऊपर की ओर जाएगा ना, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेट मी प्रूव यू दिस, बट उससे पहले आप ये नाम लिख लो, इधर अपवर्ड्स में क्या है, ऑल्सो नोन एज contraction in demand, also known as contraction in demand। डिमांड कम होता है जब ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है ना, तो आपका डिमांड कम होगा। कंट्रैक्शन इन डिमांड। और जो आपका डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हो गया, ठीक है, नीचे चला गया, तो दैट इज रिवर्स, ठीक है। अगर अपवर्ड में डिक्रीज हो रहा है तो डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रहा है डिमांड, वैसे इंक्रीज नहीं बोल सकते, बट दिस इज कॉल्ड लाइक आपका बढ़ रहा है डिमांड, ठीक है। आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो, दिस इज सिंपल, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज का जो टर्म है ना, वो हम शिफ्ट में लगाते हैं। मूवमेंट में जब घटना और बढ़ना होता है डिमांड कर्व का, तो उसे हम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। विस्तार हो रहा है या वो सिकुड़ रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। इसको एक कर्व से समझते हैं, चलिए। वैसे यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, एक बार देखिए तो दिख जाएगा, वैसे विजिबल हो जाएगा।
यहाँ समझ लो, ठीक है, यहाँ स्पेस है, यहाँ मैं किसका डिमांड कर्व बना देता हूँ और एक्सपेंशन का यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, चलो देखो, हमने क्या बोला कि डिमांड कर्व में जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब डिमांड कम हो रही है। देखते हैं एक बार, दिस इज योर डिमांड कर्व, राइट। नॉर्मली डिमांड कर्व एक ऐसा ही होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, एंड क्या है इसका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन। तो सपोज करो जब प्राइस ये है तो कंज्यूमर ये क्वांटिटी खरीद रहा है किसी भी एक कमोडिटी की, फॉर से एक्स कमोडिटी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी खरीदा जा रहा है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे हैं ओरिजिनली, राइट, दिस ए पॉइंट, हम एक्चुअली में इस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, विच इज द इनिशियल जो सेट हुआ था प्राइस, ठीक है। तो जो ये प्राइस सेट हुआ था उसके करेस्पॉन्डिंग में जो डिमांड है हमारा वो ये है, दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हम अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ए पॉइंट से ऊपर की ओर जाओगे, नीचे तो आओगे नहीं, ए पॉइंट से ऊपर की ओर आना, ठीक है, यही होगा, एरो तो यही शो कर रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा तो आगे की कहानी तो आपको भी पता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। और वही हुआ है हमारे पास, Q से Q1 पे आ गए, पीछे की ओर आ गए, ठीक है, और P से P1 पे चले गए बिकॉज हमने प्राइसेस बढ़ा दिए, ठीक है, हमने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, नाउ वी आर एट अनदर पॉइंट जो कि हमारा बी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए और बी के बीच में जो ये गैप है इसमें मूवमेंट हो रहा है क्योंकि डिमांड कर्व तो सेम ही है ना, एक ही है, ठीक है। उसी पे हम या तो ऊपर की ओर जा रहे हैं या फिर नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो अपवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, और अपवर्ड मूवमेंट तब होता है जब डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। और क्वांटिटी डिमांड कब होगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगे। दिस इज द नॉर्मल रिलेशन, ठीक है, यही बात है। तो दिस दैट इज व्हाई अपवर्ड मूवमेंट में कंफ्यूजन मत करना कभी भी कि अपवर्ड का मतलब है बढ़ना, अपवर्ड मूवमेंट इन प्राइस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड का कम होना क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा हमारा ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम बनाएंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। दिस इज अवर इनिशियल डिमांड कर्व, ठीक है, ये रहा प्राइस, उसके करेस्पॉन्डिंग में ये क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, ए पॉइंट पे ये रहे। अब ए पॉइंट से नीचे की ओर जाना है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो सपोज करो हम इतना नीचे चले जाते, ठीक है, यहां तक आएंगे। तो यहां तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करने पड़ेंगी। अगर मैं प्राइसेस कम करूंगा तो नॉर्मल सी बात है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज योर न्यू Q1, दिस इज योर न्यू P1 विच इज प्राइस। आपने क्या किया, आपने प्राइस में डिक्रीज किया आपने प्राइस को, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड का विस्तार होना, बिकॉज अब आपका डिमांड बढ़ चुका है इतने पोर्शन से। दिस इज योर न्यू पॉइंट ए से बी पे, ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले आप इतना ही खरीद रहे थे इस प्राइस, ठीक है, अब आप इतना ज्यादा खरीद रहे हो, ठीक है, डिफरेंस को समझो, यहां से यहां तक थे, अब हम यहां से यहां तक आ चुके, ओके। क्यों, जस्ट बिकॉज प्राइस पहले ज्यादा था, प्राइस का जो है आप लाइन देखो, अब प्राइसेस का लाइन कम हो चुका है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ चुकी है। दिस इज कॉल्ड योर upward movement, which is called contraction in demand. Downward movement is also known as expansion in demand, okay। आगे बढ़ते हैं। रीजन इसमें एक ही है बेटा, प्राइसेस में चेंजेस होने की वजह से ही हमारा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जितने भी फैक्टर्स हमने समझे थे ना, एक ही फैक्टर जो है ये मूवमेंट लेके आ रहा है, विच इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। तो ये और अच्छी बात है कि आपको ज्यादा फैक्टर्स इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फैक्टर जो है जो मूवमेंट
लेके आता है डिमांड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं एक बार डिफरेंस इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, एक साइड डालो आप एक्सपेंशन इन डिमांड, and another side contraction in demand. Contraction in demand. एक्सपेंशन मतलब आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, दैट इज वाई डाउनवर्ड मूवमेंट था। इट रेफर्स टू increase in quantity demanded due to fall in the prices of a given commodity। एक गिवन कमोडिटी की जब प्राइसेस में फॉल होगा, उसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, उसे ही हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। इट रेफर्स टू decrease in quantity demanded due to rise in the prices of a given commodity। Rise in the prices of a given commodity। इसकी वजह से कैसा मूवमेंट आता है? इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। आप ये ध्यान रखना, ये वर्ड लगाना जरूरी है, सेम डिमांड कर्व। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ओके नया डिमांड कर्व पे भी तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है। तो नहीं बेटा, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिमांड कर्व एक ही रहेगा, इसीलिए हम बार बार यूज करें कि हम सेम डिमांड कर्व को लेके चलेंगे और उसी पे जो मूवमेंट हो रहा है ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट along the same demand curve। along the same demand curve क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि in case of change in quantity demanded what will be the effect on demand curve। ठीक है, और चलो मूवमेंट की अगर पूछ लिया है तो वो मूवमेंट में भी पूछ सकते हैं कि मूवमेंट जो है उसमें क्या होगा, नया डिमांड कर्व पे मूवमेंट या सेम डिमांड कर्व का मूवमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है, मूवमेंट में हम सेम डिमांड कर्व की बात करते हैं, नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा। इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व and it leads to the upward movement along the same demand curve। ओके, दोनों में कॉमन क्या है कि सिर्फ प्राइसेस में चेंजेस होंगे, अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, हमें अदर फैक्टर्स पे देखना ही नहीं है क्या इफेक्ट पड़ा है, सिर्फ हमारे प्राइस को देखेंगे हम। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शेड्यूल आपको बना के दूं, तो सारी चीजों को कर दो कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को ले लो। ओके, उसका रिलेशनशिप आप देख लो कि क्यों हो रहा है अपवर्ड, क्यों हो रहा है डाउनवर्ड। दिस इज सपोज योर प्राइस ऑफ एक्स दे रखा है किसी भी कमोडिटी का, एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स विच इज इन यूनिट्स। ठीक है, तो सपोज करो अगर हम प्राइसेस को 20 है इनिशियली और फिर हम उसको कम कर दें, क्योंकि एक्सपेंशन इन डिमांड बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अगर डिमांड को बढ़ाना है तो प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे, राइट। तो आपने 20 से 15 कर दिया, उसकी वजह से आपका जो क्वांटिटी डिमांड था वो 100 से 150 यूनिट्स का हो गया। तो दिस इज कॉल्ड
व्हाट एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो क्या पता आपको ये शेड्यूल ही बना के दे दे और वो आपसे पूछ ले कि ये क्या रिलेशन है, क्या ये शिफ्ट कहलाएगा या ये मूवमेंट कहलाएगा, या फिर यही पूछ ले कि चलो मूवमेंट आपको आइडेंटिफाई उसने करके दे दिया, तो मूवमेंट में आपसे वो पूछ ले कि ये अपवर्ड मूवमेंट का केस है या फिर ये डाउनवर्ड मूवमेंट का केस है। तो ध्यान रखो, ऑब्जर्व क्या करना है कि एक तो प्राइस दे रखा है, और प्राइस भी जो है वो कमोडिटी एक्स जो हमने अज्यूम की है वो उसकी अपने प्राइसेस है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड दे रखा है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में तो रिलेशनशिप जो होता है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही कहलाता है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तो मूवमेंट देगा। ठीक है, तो इतना हमने पता कर लिया कि ये मूवमेंट होगा, बट अब एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन वो डिमांड करेगा, रिक्वायर है उनकी फिगर्स पे। ठीक है, तो 20 थे 15 हो गया, उसकी वजह से डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड वो बढ़ गई, तो एक्सपेंशन, सिंपल। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दो इसमें प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स विच इज इन यूनिट्स। ठीक है, तो अब आप सपोज करो कि हम पहले 20 पे थे, ठीक है, अब हम 25 पे आ गए। तो 20 पे जब थे तब 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो प्राइसेस अगर बढ़े हैं तो नॉर्मल सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज करो आपने 80 यूनिट्स अब कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है क्या हुआ, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुए, दैट इज व्हाई क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई। और जब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है तो वो हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के नाम से जानते हैं। सिंपल। चलो, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग शिफ्ट पे। शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन शिफ्ट से ही बनते हैं। ठीक है, दो, ओके, हेडिंग डालेंगे। अच्छा, शिफ्ट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, तो जैसे आपका मूवमेंट था वो किसकी वजह से होता था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वजह से। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के साथ हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो शिफ्ट आपका कब होता है, जब डिमांड बदलती है, ना कि क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन डिमांड से, और उसी को समझते हुए हम आ जाएंगे अपने शिफ्ट पे। ओके, तो हेडिंग डालिए, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड, डिमांड कब बदलती है, एनीवन? मैं चैट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए उसका आंसर, सब करेंगे। चेंज इन डिमांड कब होता है, अकर्स ड्यू टू, यस, अकर्स ड्यू टू, यस, करेक्ट आर्यन, डिटर्मिनेंट्स की वजह से, हाँ। चेंज इन अदर फैक्टर्स, सबका सही, ठीक है एकदम। तो सिंपल सी बात है ना, हाँ कृतिका एकदम ठीक है। ओके, तो अब प्राइसेस को छोड़ दो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। अब प्राइसेस के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स थे ना वो होते हैं हमारे अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से जो हमारी डिमांड बदल जाती है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर्स में जब चेंजेस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। बट आगे क्वेश्चन क्या है कि होगा क्या भाई, इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, लीड्स टू
शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अदर फैक्टर्स में जब चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब ये है कि या तो आप राइट वर्ड की ओर आ चुके हो या तो आप लेफ्ट वर्ड की ओर जा चुके हो। ठीक है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड का मतलब ये है कि जब हम उस साइड मूवमेंट देंगे अपना शिफ्ट में, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड में, तो एक नया डिमांड कर्व हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व किस तरीके से होता है? ईदर, दो ही तरीके से हो सकता है ये भी, इधर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, दो तरीके से शिफ्ट होते हैं, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो किस नाम से हम जानते हैं उसको? ऑल्सो नोन एज, अच्छा, राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है? डिमांड का बढ़ना या डिमांड कम होना? राइटवर्ड शिफ्ट में डिमांड कम होगी या डिमांड बढ़ेगी? increase, वेरी गुड, इंक्रीज, also known as increase in demand. एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है also known as decrease in demand, decrease in demand। तो ये बातें थी कुछ अबाउट शिफ्ट। ठीक है, कर्व मैं आपका यहीं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है ध्रुव, इंक्रीज होगा, ठीक है, सबका ही ठीक है। बेसिक सी बातें हम लोग को तो ये तो माइंड में रहता ही है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी जो हमने माइक्रो में पढ़ा था, तो इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। चलो मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ आपको कि जब शिफ्ट होता है विच इज राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड तो उसमें डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार अपने डिमांड कर्व को, हाउ इट शिफ्ट्स। तो सपोज करो हमारा ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ठीक है, योर डीडी डिमांड कर्व, ओके, corresponding to this demand curve your prices is here and your quantity is there, okay, this is q, this is price। सर एक मिनट में आपसे, सर मैं ना विजय बात कर रहा हूँ सर, यहाँ ब्रांच से। हाँ जी, और अच्छा सर, मैं ना एक्चुअली में ना इन बच्चों को थोड़ा सा ना, बच्चों आप लोगों का वीडियो कहाँ गया आज? मतलब क्या है, सर का वीडियो बस ओपन है, आप लोगों का वीडियो क्यों नहीं ओपन हो रहा है? यस, दैट्स अ गुड थिंग कृतिका एंड अमन अली, ध्रुव ऑल्सो एंड संयम, महक, सृष्टि, सार्थक, अजय, ओजस्विनी, रितिका। सब बेटा वीडियो आप ऑन लोग कर ले बेटा। समझदार हैं, कहने की बात थोड़ी होती है, आप लोगों को भी पता है। मंदिर में यदि प्रवेश करते हो तो दरवाजे में जूते के लिए भगवान जी थोड़ी ना आते हैं कहने के लिए कि आप जूता उतार कर ही अंदर आएंगे, वो तो आपको ही श्रद्धा होती है ना। तो इसी तरीके से जब आप क्लास में जा रहे हैं ना, तो क्लास का आपको पता है ना कि किस तरीके से क्लास में होते हैं हम लोग, ठीक है। और जब आप देखते रहते हैं तो थोड़ा सा ना सर को भी आपका ना मूवमेंट पता चलता रहता है कि बच्चे का कहाँ किस तरीके से टेंशन है। अब आपने अपना शटर डाउन किया हुआ है, अब सर को पता ही नहीं कि कौन आप क्या देख रहा है, पता चला सर इधर पढ़ा रहे हैं और तुम वहां खाने पे लगे हुए सुबह सुबह पराठे तोड़ रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ना सर को भी अटेंशन मिलती रहती तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना बहुत अच्छा फील होता है थोड़ा सा अंदर से ना। जब आप खुद टीचिंग में आएंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज का कि क्या बेनिफिट होता है। स्वयं बेटा आपके लिए मैं घर आ जाऊं, आपके पास में ही बैठा हुआ हूं क्योंकि मैं आपके, तो स्वयं आपके लिए स्पेशली आना पड़ेगा। महक आप भी अपना ओपन कर लीजिए, सृष्टि बेटा। चलिए सर कोई बात नहीं, ठीक है कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके सर, फाइन, या सब वीडियो ऑन कर ले बेटा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, सर सही कह रहे थे, इंटरेक्शन मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया था ना वो दिखता रहता है आपका स्क्रीन पे, ठीक है, कि आप लोग लिख रहे हो
और एक रहता है ना कि चलो एक हैबिट था हमारा भी एक ना, टीचर और स्टूडेंट सब सामने मिलके एकदम बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फेस भी दिख रहा है, तो एक तरीके से वो फीलिंग कंटिन्यू रहे बस, और कुछ नहीं। चलो बात करते हैं, हम डिमांड कर्व में देखना चाह रहे थे कि शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी डिमांड कर्व बताया कि दिस इज योर प्राइस और उसके करेस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट जब होगा तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि शिफ्ट में क्या होता है, प्राइसेस में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्राइसेस तो यही रहेंगे, ठीक है। प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो भाई प्राइसेस जब आप नहीं बदलोगे तो फिर अदर फैक्टर्स बदलेंगे, और अदर फैक्टर्स बदलेंगे तो उससे डिमांड बदलेगी, और वो डिपेंड करता है कि वो फेवरेबल हो रहे हैं चेंजेस या अनफेवरेबल हो रहे हैं। अगर फेवरेबल हो रहे हैं तो वो हमारी कमोडिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, ओके। तो नाउ दिस इज योर न्यू डिमांड D1 D1 ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा बेटा, प्राइसेस तो रह गए सेम, है ना। प्राइसेस का देखो यही चल रहा है हमारा बेसिकली, प्राइसेस का देखा जाए तो क्या है कि हम यही हैं, मतलब जितना ये है प्राइस उतना ही प्राइस ये भी है, ठीक है। आप दोनों की जो ये वर्टिकल लाइन है इसको ऑब्जर्व करो, दोनों का सेम है, ठीक है। पर अगर आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, क्वांटिटी की जो होती है, ठीक है, तो आप पहले यहां तक थे, इस पॉइंट तक, राइट। अब आपने क्या किया, अब आप यहां से सीधा यहां पहुंच चुके हो, ठीक है। तो आप खुद से देख सकते हो इतना गैप कम, ठीक है, और इतना ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा ही ड्रॉ कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज तो नॉर्मल जो है वो शिफ्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो प्राइसेस का जो एक ही एक्सेस रह गया ना, प्राइस एक ही रह गया, प्राइस तो नया है नहीं पर, लेकिन क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी नहीं मिल गई हमें, ठीक है। Q1 हम इतना बढ़ गए पर प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि शिफ्ट होता ही कब है, जब प्राइसेस रह गए सेम और अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बदल गई। एक बार यहाँ ना रफ बना देता हूँ मैं, देखो ये था मेनली, ये रह गया प्राइस, ये आ गए हम, ये इनिशियल क्वांटिटी और ये नई क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइसेस इज सेम बट योर क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड, ओके। तो दिस इज कॉल्ड योर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसी का जस्ट अपोजिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो सपोज करो बेटा हमारा ये था ओरिजिनल डिमांड, इसके करेस्पॉन्डिंग ये रहा प्राइस और ये रही क्वांटिटी, ठीक है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो राइटवर्ड में आपने क्या किया था, आप आगे की ओर आए थे, राइटवर्ड है ना, राइटवर्ड यू नो जहां पे आपका राइट हैंड है, अब आप यहाँ पे हो तो लेफ्ट हैंड आपको बोलेगा पीछे की ओर आ जाओ, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड, ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते थे, पहले हम इस पॉइंट पे थे ए पे, अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं बी पे, हम पीछे की ओर आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया क्वांटिटी होगा वो भी तो कम हो जाएगा, हम Q से Q1 पे पहुंच गए, जो कि पीछे दे रहा है हमें शिफ्ट, ठीक है, बैकवर्ड की ओर आ रहे हैं। बैकवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड डिमांड, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है, जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। रीजंस इसमें देखना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है, रीजंस की बात करते हैं। यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे राइटवर्ड शिफ्ट होने के रीजंस जरा बता दो एक बार, देखते हैं आप लोगों को पता है। अदर फैक्टर्स का नाम तो आप लोगों को पता ही है, प्राइसेस के अलावा जो अदर फैक्टर्स थे। अब ये सोचो अदर फैक्टर्स में हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें जिसकी वजह से जो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो पहला उठाओ सब्स्टिट्यूट गुड, चलो मैं आपको हेडिंग देता हूँ, ये गुड, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट। अब आप मुझे बताना इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सबसे पहले हेडिंग लिख लो, कॉजेज ऑफ, एक मिनट, हाँ हेडिंग लिखो आप, कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट
कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट। डिमांड कर्व मैंने पहले ही बना दिया बिकॉज सेम रहेगा, ठीक है। राइटवर्ड के जितने भी रीजन होंगे ना उसमें डिमांड कर्व आपका सेम रहेगा, कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट। एंड दूसरी साइड ही आप लोग डाल लो कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चलो बात करते हैं। पहला मैंने बोला जैसे आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा हमारे गुड्स में, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस। हाँ, हमारी जो डिमांड कर्व है वो कब होगा उसमें बेसिकली राइटवर्ड मूवमेंट। बताएं मेरे को ना ऊपर वाला एक बार चैट बॉक्स में देखने दो क्या कह रहे हो। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का बताएं सर एक बार। जैसे महक ने बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स के, वेरी गुड, ठीक है महक। बाकी बच्चे का भी देखें। यस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, करेक्ट आर्यन, ठीक है। इनकम पे बाद में आते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का देख लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ रीजंस पूछा जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, सब सही दे रहे हैं, अमन करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, ठीक है। यस, तो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। खुद सोचो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स तो कोई लेगा नहीं, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, जो हमारी गिवन कमोडिटी थी, ठीक है, अब लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। और हम यही तो देखना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस की वजह से हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा गिवन कमोडिटी में राइटवर्ड शिफ्ट तब आएगा जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके प्राइसेस के बढ़ने से हमारे गुड की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में क्या चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए। राइटवर्ड का मतलब तो इंक्रीज ही होता है ना डिमांड में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या करें हम, प्राइसेस इंक्रीज करें या डिक्रीज। करेक्ट ओजस्विनी, रितिका गुड। सबको पता है यार उल्टा इफेक्ट होगा, जो सब्स्टिट्यूट का है वो कॉम्प्लीमेंट्री का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या थे, जो साथ साथ यूज किए जाते थे। वेरी गुड, सबका ठीक है। तो अगर गिवन कमोडिटी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी तो सेम ही होगा। अगर एक में प्राइसेस के चेंजेस होने की वजह से डिमांड कम होगी तो दूसरे की वजह से भी यही होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट अबाउट इनकम। इनकम में हम क्या चेंज करें जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, इनकम बढ़ाएं या इनकम घटाएं। बहुत बेसिक है, इंक्रीज इन इनकम, राइट। ओजस्विनी आप डिक्रीज क्यों बोल रहे हो, इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़नी चाहिए तभी तो राइटवर्ड मूवमेंट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। फेवरेबल चेंजेस इज मेन यही रहते हैं, उसके बाद सब फेवरेबल फेवरेबल है। फेवरेबल चेंज इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस का मतलब यही है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ना वो फेवरेबल है, लाइक हाँ जिसका डिमांड हो रहा है वो ट्रेंड भी कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन भी उसका ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मेनली आप ये समझो कि जो भी आपने प्रोडक्ट निकाला वो आपका ट्रेंड करने लग गया, ट्रेंड करने लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो लोगों की टेस्ट बन चुका है, ठीक है, और लोगों की टेस्ट बन चुका है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। दिस इज कॉल्ड फेवरेबल चेंजेस। प्राइस, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है प्राइसेस की, उसमें हम क्या करें जिसकी वजह से हमारी करंट में जो डिमांड है वो बढ़ जाए। बताइए। यस, ठीक है आर्यन।
एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, ये भी एक डिटरमिनेंट था ना, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, डिमांड अभी ज्यादा हो जाएगी, है ना। यस, अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो उसके फैक्टर्स क्या थे, पॉपुलेशन, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इतना ही रखते हैं नॉर्मली, उसमें भी सब में इंक्रीमेंट ही होगा बेटा, ठीक है। तो आपका मेनली यही रीजंस होते हैं जो है, इससे ज्यादा ऑप्शंस में नहीं होगा, और होगा तो आप एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हो, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज इन साइज एंड पॉपुलेशन कर दें तो, ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा, ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका अपोजिट कर दो इसमें, ठीक है, डिस्कशन ना करते हुए सीधा सीधा लिखते चलो, इसका अपोजिट इसमें होता जाएगा। अगर प्राइसेस गुड्स इंक्रीज हुए थे तो इसमें डिक्रीज होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड का कम होना, तो इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाओ, आपकी गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ यूज किए जाते हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हुई है तो आपके भी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड वन इज डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी। फोर्थ, अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, जो गुड्स मार्केट में मिल रहा है उसके रिगार्डिंग लोगों की टेस्टीज ही नहीं है, लोगों को वो पसंद ही नहीं आ रहा है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फिफ्थ, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइसेस इन फ्यूचर, अगर प्राइसेस अगर फ्यूचर में हमें लग रहा है गिरेंगे, ठीक है, तो अभी जो है वो हम डिमांड कम करेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर में अगर प्राइसेस कम हुए तो आप फ्यूचर में डिमांड ज्यादा करोगे, अभी आप कंट्रोल कर लोगे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइसेस इन फ्यूचर, एंड उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज जितना ज्यादा कम होता जाएगा डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स ही नहीं बचेंगे डिमांड के लिए, तो फिर कैसे होगा भाई, सिंपल सी बात है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन रीजंस को, ये रीजंस में से एमसीक्यू पूछ सकता है, डिमांड कर्व में से नहीं, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस भी तो क्वांटिटी डिमांड हो सकता है। ये जो प्राइसेस है ना, अभी के लिए आपका बेसिकली क्या कहलाता है कि प्राइसेस जो फ्यूचर में बढ़ेंगे, ठीक है, तो करंटली आपका जो है ना ये प्राइस वो नहीं कर रहा है आपको रिफ्लेक्ट, फ्यूचर में चेंजेस होने की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं या चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका मेनली क्या होता है कि अभी जो चेंजेस हो रहे हैं ना प्राइस में, उसकी वजह से तुम्हारे क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये अदर फैक्टर्स में इसलिए काउंट किया जाता है बच्चे, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है ना वो मुझे प्रेजेंट में नहीं दे रहा है इफेक्ट, ठीक है, इसका रिलेशनशिप हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये ना अदर फैक्टर्स में आ जाता है। कहने को बात सही है कि अपना ही तो प्राइसेस बढ़ेगा या घटेगा, पर लेकिन अभी राइट नाउ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब अभी प्रेजेंट में वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप इसको लॉ ऑफ डिमांड से नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में तो ऑन द स्पॉट जो चेंजेस हो रहे हैं प्राइस में उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या अफेक्ट हो रहा है,
और अगर हम बात करें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस, तो भाई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे ये हमें लग रहा है, तो करंट में कम थोड़ी ना है, कांस्टेंट है, हमें महंगा तो अभी भी लग रहा है, ठीक है, पर लेकिन हमें ऐसा एक्सपेक्टेशंस आ रही है, ऐसी एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि आगे जाके प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो भाई आगे जाके प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे बेटर है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर अभी 15 का है और कल को वो 30 का हो जाए, तो बेटर है भाई 15 पे कंज्यूम कर लो, दो तुम्हें 15 भी महंगा लग रहा था, ठीक है, वो प्रोडक्ट तुम 15 पे भी नहीं खरीदना चाह रहे। तो ये बात हो जाती है कि समझने का तरीका ना बिल्कुल डिफरेंट है, लॉ ऑफ डिमांड का और एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इन फ्यूचर का, ठीक है, इसलिए ये अदर फैक्टर्स में काउंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स देखा था, ठीक है, उसका ना एक बार डिमांड कर्व देख लेना, क्योंकि डिमांड कर्व जो होता है वो नॉर्मली होता तो डाउनवर्ड ही है, ठीक है, पर लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में नहीं होता। नॉर्मल गुड्स के केस में जो आपका डिमांड कर्व है ना, जो नॉर्मल गुड्स के डिमांड कर्व होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब पे जो हमारा वो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही हो, ठीक है। वैसे तो जो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स है वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप नहीं पढ़ते हैं, वो किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इनकम और डिमांड के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, प्राइसेस और डिमांड की बात अब छोड़ दो, ठीक है। हेडिंग डालो इनकम एंड डिमांड रिलेशन। तो भाई इनकम और डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो तो हमने देख लिया था, वो दो कमोडिटीज पे डिपेंड करता है कि क्या ये नॉर्मल है या ये इंफीरियर है। प्राइस और डिमांड की जब हम बात करें तो उसमें तो हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शंस तो नहीं है। एक्सेप्शंस में फिर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता ना, बट अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। इनकम डिमांड रिलेशनशिप जो है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कमोडिटी के इसलिए, ठीक है। तो या तो वो नॉर्मल गुड हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, या तो वो इंफीरियर गुड्स होंगे, ठीक है। नॉर्मल गुड्स कौन से थे, तो दीज आर दोज गुड्स हुज डिमांड्स व्हिच डिमांड्स इंक्रीजेस विद राइज इन इनकम। पॉजिटिव रिलेशन होता है यहाँ पे इनकम और डिमांड का, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, income of the consumer and demand for normal goods, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बार बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लाइक इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। इंफीरियर की अगर हम बात करें, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम of the consumer income of the consumer and demand for inferior goods। बेटा वीडियो ऑन कर लो सब, ठीक है, बार बार बताना ना पड़े ये बात, वीडियो ऑन रखेंगे सब। वीडियो ऑन ना भी रहे ना तो मुझे पता है कि 2 से 3 स्टूडेंट्स का तो मुझे फिक्स पता है वो लिख रहे हैं, ठीक है। स्वयं दिखता है मुझे, ध्रुव दिखता है लिखते हुए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी तो रिप्लाई करते हो बेटा, बट फिर भी एक होता है ना कि अटेंशन पे करना जरूरी है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना रिटर्न में जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत चीजें आप लोग की वर्बल नॉलेज ही हो जाती है, ठीक है। लोग कहते हैं ठीक है भाई पता है हमें, तो माइंड में तो है ना, हम कर लेंगे, ओके, क्या रिटर्न में जरूरी है, रिटर्न में बिल्कुल जरूरी है, हमेशा याद रहेंगी ये बातें फिर, ठीक है। और ये नोट्स फिर आपके काम आनी है, आगे भी काम आएगा ये आपको। चलो
नेगेटिव रिलेशनशिप है इंफीरियर और आपका नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन है, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं। सॉरी, डिमांड कर्व इसका जो है नॉर्मल गुड्स का और आपका इंफीरियर गुड्स का, ठीक है। यस, this is y-axis, this is x-axis, this is our q and this is our price. सॉरी, इनकम होगा आपका इस पे, ठीक है, प्राइस नहीं होगा, इनकम होगा, बिकॉज हम इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि इनकम के बढ़ने या घटने की वजह से मेरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल गुड्स का केस बना रहा हूँ तो मेरा डिमांड कर्व जो होगा ना वो आपका कुछ अपवर्ड होगा, ठीक है। दिस इज योर डीडी कर्व। नॉर्मल तो एक सप्लाई कर्व ऐसा होता है, बट डिमांड कर्व भी ऐसा हो सकता है अपवर्ड, वो होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। तो आप खुद देखो, आपका इनकम बढ़ा, आपका डिमांड बढ़ा, दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। दिस इज इनिशियल, दिस इज Q एंड नाउ दिस इज Q1 एंड इनिशियल दिस वाज Y एंड दिस इज Y1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने जब इनकम को बढ़ाया तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है। इनकम पहले इतना था, अब इतना हो गया, क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो खुद देख सकते हो, जब इनकम बढ़ रही है तो हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है, किस के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड जो है वो आपका डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। So this is my quantity and this is my income on y-axis. तो सपोज करो ये आपकी इनकम, ये रहा डिमांड, इनकम हो गई कम, अपोजिट रिलेशन है। तो अगर सपोज करो ये y था हमारा, तो इतनी क्वांटिटी हम खरीद रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी इनकम ना कम हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगा, डिमांड आपका ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता ना, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अगर मेरी इनकम कम हो गई तो नॉर्मल सी बात है ना कि हम नॉर्मल गुड्स तो खरीद नहीं सकते जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर गुड्स नहीं खरीदोगे तो भाई इंफीरियर पे आ जाओ फिर, ठीक है। तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ जाती है इनकम के कम होने से, और अगर हम इनकम को बढ़ा दें तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा इनकम है तो मैं इंफीरियर प्रोडक्ट्स क्यों खरीदूं, हाँ, मैं तो सुपीरियर प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये है इनकम और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है, कि इनकम कम हुई, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इनकम अगर हम बढ़ा भी दें तो फिर उसका फिर यहाँ डिमांड कम हो जाएगा इंफीरियर का, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो इसमें ना एक पॉइंट नोट कर लेना बस, ठीक है। इनकम इफेक्ट ही देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट नोट कर लो, यहाँ जो इनकम इफेक्ट है ना वो पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, income effect is positive in case of normal goods, in case of normal goods, नॉर्मल गुड्स के केस में बेटा इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बार बार वही बात कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स योर इनकम इफेक्ट रिमेन्स नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव in case of inferior goods, ठीक है। ये पॉइंट एक बार नोट कर लेना बस, ठीक है, डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आके हमारा डिमांड का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड था, बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ रहा था, अभी तक हम यही देखे थे, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम इसको मेजर करना सीखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन नहीं बताता, वो आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है कि कितना चेंजेस हो सकता है, कि तुम प्राइसेस को 5% बढ़ाओ या घटाओ तो उसकी वजह से क्वांटिटी कितने परसेंट घटेगी या बढ़ेगी।
ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या बात करते हैं कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना कि प्राइसेस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई, तो भाई मान लो मैंने 5% प्राइसेस कम कर दिए, तो मुझे ये बताओ कि कितने परसेंट क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। तो ये कौन बताएगा, ये हमारा बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास। प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी आपके लिए न्यू टर्म होगा, वो आप लोगों ने माइक्रो में नहीं पढ़ा है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड तो आप पढ़ के आए हो, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी हम एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेंगे ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेन जो डिफरेंस है इलास्टिसिटी का और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इतना सही है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। वो मुझे ये बोलता है, वो मुझे ये बोल देता है एक स्टेटमेंट से ही कि प्राइसेस बढ़े तो डिमांड कम हो गए, और अगर प्राइसेस कम हुए तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। तो दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है कि भाई ये इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं तो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो वही बात होगी ना, नॉर्मेटिव वाली बातें होगी। ठीक है, बट पॉजिटिवली बात करता है इलास्टिसिटी कि मान लो तुमने इतने परसेंट बढ़ा दिए प्राइसेस, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो इतने परसेंट से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात ही हमारा क्या आता है कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनेगा वो ये है दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बार बार मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं लिखूंगा, इसको हम ईडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड of change in quantity demanded due to the change in price। तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये बताता है कि तुम्हारे प्राइसेस में चेंज होने की वजह से तुम्हारी क्वांटिटी इतनी बदल जाएगी। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स में आपको वो बताएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्शल जिन्होंने हमारा बेसिकली वेलफेयर डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, उन्होंने ही इलास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज फेमस बुक। उनकी एक बुक लिखी उन्होंने, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमने वो देख लिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जब चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से मेरी डिमांड पे क्या चेंज होगा, ठीक है, कितने परसेंट डिमांड चेंज होगा, तो वो हमारा बताएगा बेसिकली
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना है इसका। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मे बी डिमांड भी, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन any factors affecting demand। नॉर्मली तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो यही है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो अगर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कितना परसेंटेज हमारा चेंज हो जाना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड या फिर डिमांड। क्वांटिटी डिमांड कब चेंज होगा, जब प्राइस वाला फैक्टर चेंज होगा, और जब उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे तो उसके लिए हमारा क्या कहलाएगा, वो चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट लेकिन आता तो आपको फॉर्मूला कौन सा है ज्यादा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो उसके बाद ही जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ना, वो है टाइप्स ऑफ elasticity of demand, types of elasticity of demand। तीन टाइप के हमें इलास्टिसिटी डिस्कस करनी है बेटा। पहला हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर एक क्रॉस है, ग्रॉस। क्रॉस, क्रॉस CROSS, वो जी लगता है ना आपको, बट इट विल बिकम गॉस। इट इज नॉट, neither it is cross nor it is gauss, it is cross, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फाइन, तो डिस्कस करते हैं आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वैसे ज्यादा जो चीजें है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, आपके मेनली वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे सकते हैं कि ये लो भाई तुम्हारा ये प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी एंड दिस इज योर न्यू क्वांटिटी, ठीक है, तो निकाल दो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट थिंग इज दैट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि इसमें हमें ये भी समझना है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के ही एक तरीके नहीं होते, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। हमने मेथड यूज किया हुआ है परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड भी होता है। ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और आर्क इलास्टिसिटी भी होता है, ठीक है। ये तीन चार चीजें होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी को ही निकालने। इनकम और क्रॉस का तो एक ही फॉर्मूला है, उसमें आपके वेरियस टाइप्स नहीं है, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज मच डिटेल, ठीक है। बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे सेपरेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो यही कहता था कि भाई तुम अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उसमें जब चेंजेस करोगे इतने परसेंट, तो तुम्हारी जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांड है वो इतने परसेंट बदल जाएगी। तो वो तो सारे फैक्टर्स को लेके चलता था, पर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट करने वाला है हमारे डिमांड को, प्राइस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बनता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे समझना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness, measures the responsiveness
of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price of a commodity. एक कमोडिटी की जब मैं प्राइसेस में इतने परसेंट चेंज कर दूं तो उससे जो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट बदल गई, उसे ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना। प्राइस फॉर्मूला वैसे यूनिक तो है नहीं, बहुत सारे मेथड्स है। चलो नेक्स्ट टॉपिक यही डालते हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट price elasticity of demand. एक, दो, तीन, चार। पहला है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, सबसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला मेथड है ये प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन आता है हमारा जियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, एंड लास्ट हमारा है आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे आर्क वाला जो मेथड है ना, वो भी ज्योमेट्रिक में कवर हो सकता है, बट हमें एक यूनिक फॉर्मूला मिला है आर्क मेथड में। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे सेपरेट कर दिया। अदरवाइज तरीका वही है जो हम ज्योमेट्रिक मेथड से नापते हैं, पर ज्योमेट्रिक मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एक तरीका है जिससे हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आर्क मेथड में ना क्वांटिटेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी को यूज करके। सो यही कुछ 4 मेथड होते हैं जिसको हमें यूज करना है। सर यस सर प्राइस इलास्टिसिटी एक बार समझा दीजिए फिर से। प्राइस इलास्टिसिटी, अच्छा ओके। तो प्राइस इलास्टिसिटी देखो, हमने इलास्टिसिटी का मतलब क्या था कि जब हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी है या डिमांड है, ठीक है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट प्राइस इलास्टिसिटी जो है ना, वो एक कंपोनेंट है इलास्टिसिटी का, जिसमें सिर्फ हम ये बात करते हैं कि अगर मैं अपनी कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज कर दूं तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में पढ़ा था और चेंज इन डिमांड में पढ़ा था। ठीक है, कि प्राइसेस में सिर्फ चेंजेस होने की वजह से जब क्वांटिटी बदल जाती है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि आप अपनी कमोडिटी की प्राइसेस को चेंज करो। सपोज फॉर आपने 5% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो उससे आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी कम हो जाएगी, वही जो निकालने वाले हैं हम विद दीज मेथड, उसे ही हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बस थिंग इज दैट कि वहां पे हम मेजर नहीं कर रहे थे, वहां पे बस हम डायरेक्शन दे रहे थे कि भाई इतना बढ़ा दिया, इतना कम हो गया क्वांटिटी। एक्चुअल परसेंटेज में कितना हुआ है ये भी तो एक यूनिक वो तो बताओ। ठीक है, दिस इज वो तो एक डायरेक्शन है कि भाई तुमने 10 रुपए बढ़ा दिए तो उससे 20 क्वांटिटी कम हो गई, बट परसेंटेज टर्म्स में क्या है एग्जैक्ट जो होता है ना, जो कंपैरिजन करने के लिए तो हम परसेंटेज निकालते हैं ना या रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आई होप कृतिका नाउ इट इज क्लियर। सिंपल है, जब प्राइसेस के चेंजेस की वजह से हम क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हैं तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, क्लियर? हाँ जी सर। ओके, एक बार इसको नोट कीजिए, 1 मिनट का आप देख लीजिए एक बार। ओके,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो सीधा मेथड्स पे आते हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला यहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा, फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लो। चलो, प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, इलास्टिसिटी का क्या होता है, ठीक है। सर माइक, यस, क्या हुआ? सर माइक लगा लो, आवाज नहीं आ रही। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। इसी को फर्दर अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो तो डेल्टा क्यू हम कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस क्यू, ठीक है, एंड डेल्टा P इज P1 माइनस P इंटू P बाय Q। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। कई कई जगह ना Q2 और Q, सॉरी थैंक यू, फाइन। यस, तो कहीं कहीं जगह ना आपका Q2 और Q1 यूज किया जाता है। ध्यान इतना रखना है, Q2 जो होगा वो न्यू होगा और Q1 जो होगा वो पुराना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? Q और Q1, P और P1। तो P1 इज द न्यू एंड P इज द इनिशियल या ओल्ड, ठीक है। तो उसमें तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला है सेपरेटली। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हम निकालते हैं वो होता है Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हम निकालते हैं वो होता है हमारा, जैसे ये है P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। ओके, फॉर्मूला नोट करके छोड़ते हैं, हाँ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि किस किस मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बुक में तो जो है आपका मटेरियल में जो ज्यादातर इन दोनों को यूज कर रखा है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, बट आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो हम ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ एमसीक्यूज वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, साथ के साथ ही चलता रहेगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेथड, ये आपका नोट डाउन हो जाना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आते हैं अपने विच इज ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मेथड में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, जो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है वो है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बेटा इसमें ना क्वांटिटेटिव टर्म्स में है ही नहीं फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, डायरेक्शन के हिसाब से ये फॉर्मूला बना रखा है इन्होंने। ओके, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ये ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड है जिसकी वजह से हम निकालते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद जो है हमारा फाइनली वो है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ये बड़ा लीस्ट यूज्ड होने वाला मेथड है, बट लेकिन कर लेंगे हम, ज्यादातर तो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज यूज होता है, ठीक है, बट क्या पता आपको स्पेसिफाई कर दे क्वेश्चन में। वैसे मैंने कभी देखा नहीं है, यू नो एमसीक्यूज में आपको ये स्पेसिफाई कर रखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो भाई तू इसी फॉर्मूले को लगा और इसी से निकाल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर है, पर लेकिन हम ट्राई तो चारों ही कर लेंगे, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला लिख लो, Q1 माइनस Q, यहाँ पे लिखना मुझे थोड़ा ना, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस है ना, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं, तो दिस इज Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q1 प्लस Q, ओके, इनटू P1 प्लस P डिवाइड बाय P1 माइनस P, ओके। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
this is geometric method, this is percentage method, and this is proportionate method. ये चार हो गए हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, फॉर्मूलाज एक बार आप लोग लर्न करके रखना, और इसके क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, एमसीक्यूज वाले भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर आगे अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाएंगे. एक दो क्लासेस में डिमांड खत्म कर लेंगे फाइनली, ठीक है. तो चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं परसों. आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है. कल मिलते हैं, ठीक है कल आपकी क्लास. कुछ हमने ऐसे बांट रखे हैं डेज को कि कुछ डेज में नहीं होंगे, कुछ डेज में होंगे क्लासेस आपके. ओके, बिकॉज ऑफ माय सम अदर वर्क, तो मैं उसमें भी एंगेज्ड हूँ, तो इसीलिए बीच बीच में से ना कुछ डेज मुझे उस पर देना पड़ेगा और कुछ फिर आप पे देना पड़ेगा. तो ऐसा हो सकता है कि हम संडे की क्लासेस रखा करेंगे और किसी वीक डेज में आपका ऑफ रहा करेगा, ठीक है. तो ठीक है स्वयं. ओके, तो यस, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए. ओके, और डिस्कस करते हैं कल क्लास में अपना फर्दर क्वेश्चंस. इंटरेस्टिंग लगेगा कल, फिर सब ज्वाइन करना, ठीक है. क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे. चलो, ओके, टेक केयर देन. ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो.